खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के तजारती मुआहिदों के बाद दुनिया को इस्तेहकाम का यकीन है। राज्यसभा में पीएम मोदी का खिताब। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर सिखों की तौहीन का लगाया इल्जाम। कहा, कांग्रेस के पास नहीं है कोई विजन। अपोजिशन ने ऐवान से किया वॉकआउट। मेघालय में एक गैर कानूनी कोयले की कान में धमाका। 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर हलाक। कई अफराद के फंसे होने का खदशा। मुल्क के लिए तवानाई की हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। रूसी तेल की खरीदारी को रोकने से मुतल्लिक ट्रंप के दावे पर हुकूमत का जवाब। ईरान और अमेरिका के बीच मस्कत में होंगे मुज़ाकरात। जेडी वेंस ने कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की नहीं दी जाएगी इजाजत। पीएम मोदी ने राज्यसभा में खिताब के दौरान कहा कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के तजारती मुआहदों के बाद दुनिया को इस्तेहकाम का यकीन है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हालिया बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पीएम ने अपने खिताब में कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पेश है ये रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया। जैसे ही वजीर आजम ऐवान बाला में दाखिल हुए, हुक्मरान पार्टी के अरकान ने खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगाए। दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान ने भी पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएम मोदी ने अपोजिशन अरकान के नारों के दरमियान अपनी तकरीर का आगाज किया। हुकूमत के तरक्याती एजेंडे पर रोशनी डालते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की हुई है। हालिया तिजारती मुआहिदों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ हिंदुस्तान की तिजारती मुआहिदों के बाद दुनिया को इस्तेहकाम का यकीन है और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता के एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। विश्व के लिए शुभ संकेत। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमारी तवानाई कांग्रेस की गलतियों को दुरुस्त करने में लगी हुई है और ये गलतियां इस हद तक हैं कि उन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। इस दौरान उन्होंने दीगर अपोजिशन पार्टियों को भी निशाना बनाया। तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे? आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे? कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता। अपने खिताब के दौरान पीएम मोदी ने पार्लियामेंट के मकर द्वार पर राहुल गांधी और मरकजी वजीर रोनित सिंह के बीच हुए मुकालमे का तस्करा किया। पीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने एक रुकने पार्लियामेंट को इसलिए गद्दार कहा क्योंकि वो एक सिख हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस में सिखों के लिए नफरत भरी हुई है। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने
उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं। तो ये औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने, लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगा रहे हैं। ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि यूपीए हुकूमत रिमोट से कंट्रोल होती है, जबकि उनकी हुकूमत 140 करोड़ लोगों के ख्वाबों और उमंगों पर चलती है। पीएम के खिताब के दौरान अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। पीएम मोदी के राज्यसभा में खिताब के दौरान अपोजिशन पार्टियों ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट के मकर द्वारों के सीधी सीढ़ियों पर खड़े होकर वह नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि मुल्क में तानाशाही चलने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडरों को बोलने से रोका जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐवान में कांग्रेस पार्टी और उसके लीडरों की तौहीन की जा रही है। लेकिन उन्होंने ये ठान लिया है दोनों अपोजिशन लीडर को बात करने नहीं देना, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अगर मेरी 2 मिनट बात सुनते ये सारा समस्या सुलझाता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनका इरादा करने का भी नहीं है। और हमारे बड़े बड़े नेता जो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी और खास करके इस देश के लिए जो लड़े, जेलों में गए और ब्रिटिश के खिलाफ लड़कर देश को आज़ादी दिलाए, उन नेताओं के खिलाफ एक आदमी वहां बात करता है, उसको माइक देते हैं, वो माइक में मनमाने गालियां देता है, तो चुप्पी साधते हैं सरकार वाले। कभी कंडेम किए हैं क्या? 70-80 साल के पीछे एक प्राइम मिनिस्टर देश को बनाया और ये मॉडर्नाइज जो हो गया, आज को आधुनिक भारत जो आपको दिखता है, ये आधुनिक भारत नेहरू जी ने बनाया। और इस देश में लोगों में जो जागृति लाई, इंदिरा गांधी जी ने लाई। ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं के बारे में अगर वो सदन में बात करते हैं और बात करके ये लोग उन हमारे पार्टी को और हमारे नेताओं को अपमान करने का काम करते हैं, इसलिए हम कंडम किए हैं, हमको बात भी करने नहीं दिए। इसीलिए कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी आवाज उठाता रहेगा। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी से यही पूछना चाहते थे कि आप लोकसभा में बोलने के लिए क्यों नहीं गए। हम उनसे पूछना चाहते थे कि आपने नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में बोलने क्यों नहीं दिया। हम उनसे पूछना चाहते थे कि उस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे आप डर रहे हैं, जबकि वो किताब रक्षा मंत्रालय के पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, अमेजन पे पहले से मौजूद थी, लोग उसको पढ़ चुके हैं। आप क्यों नहीं कोट करने देना चाहते थे? हम सवाल पूछना चाहते थे कि आप राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को मौका दीजिए ताकि वो आपसे चंद सवाल पूछ सकें। लेकिन उन्होंने लोकसभा के इस पूरे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे न तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया, न खुद बोलने के लिए गए। उन्होंने लोकसभा की मर्यादा का हनन किया। फिर वो राज्यसभा में आए। राज्यसभा में भी वो चाहते थे कि पूरा विपक्ष मूक बन करके उनको सुन ले। हम नहीं सुनेंगे, हम सवाल पूछेंगे। सवाल पूछेंगे तो आपको तकलीफ होती है तो तकलीफ होती रहे, आप सस्पेंड करवाइए, आपको जो कार्रवाई करनी है करिए, लेकिन विपक्ष आवाज उठाएगा। मुझे लगता है ये बहुत हास्यास्पद, जो भी सुनेगा हंसेगा।
आदरणीय लोकसभा स्पीकर साहब, अगर आप ये कहते हैं कि महिला सांसद हमला करना चाहती थी, मतलब आपको पहले से पता चल गया, आपके सूत्र बता रहे हैं कि महिला सांसद हमला करना चाहते थे। हमारे सूत्र तो ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी डर की वजह से, जवाब देने की वजह से, कि जवाब नहीं दे पाएंगे इसलिए संसद में नहीं आ पाए, बहानेबाजी कर रहे हैं, जबकि आपको आना चाहिए था। आप कब तक भागिएगा? आप अभी बजट भाषण होगा और उसके बाद भी संसद चलनी है, आप कहां तक भागिएगा? आप कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट नासिर हुसैन ने कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन को अपनी सदा बुलंद करने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, लोकसभा में राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनको बोलने नहीं दिया गया। यहाँ पे खरगे साहब उठ के प्रधानमंत्री को कुछ सवाल करना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाना उनको चाह रहे थे, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। और दूसरे पार्टीज के फ्लोर लीडर्स कई लोग हाथ उठा के खड़े होकर बात करना चाह रहे थे, उनको बोलने नहीं दिया गया। वहाँ पे एलओपी को 4 दिन से बोलने नहीं दिया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको खुद बिना जवाब दिए उनको ये मोशन ऑफ थैंक्स जो है पास करना पड़ा उनको। उसी तरीके से यहाँ पे भी आके वो बिना किसी को बोले, बिना किसी को परमिशन दिए, बिना किसी को टाइम दिए वो खड़े हो गए। हम लोग अपना अपोजिशन, अपना प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर करते हुए हम लोग वॉकआउट किए। तो प्रधानमंत्री को बोलिए कि उनका जो एक सदस्य अभद्र बातें, गंदे गंदे और घटिया घटिया टिप्पणियां नेहरू जी और इंदिरा जी के बारे में किया, उनसे हम थोड़ी सीखेंगे कि पार्लियामेंट में कैसा बहस की जाती है और पार्लियामेंट के प्रैक्टिसेस क्या है, कन्वेंशंस क्या है करके। वो अपने एमएलएस को खासकर अपने एमपीज को खासकर उस एमपी को जो नेहरू जी और इंदिरा जी के बारे में जो टिप्पणी की है, उनको वो ये कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से 6 से 8 फरवरी तक कसीरुल-लिसानी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान तहज़ीब के उन्वान पर सह रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हो रही है। कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल ने कॉन्फ्रेंस की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस कसीरुल-लिसान हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान और तहज़ीब की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने में अहम संग मील साबित हो। आप लोग को ये बात इल्म होगी कि वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है 6, 7, 8। तो उस सिलसिले में जो भी कुछ ब्रीफिंग है, हमने सोचा कि आप लोगों को बता दें कि ये शेड्यूल पर है और इंशाअल्लाह उसका जो इफ्तिताह है वो 6 तारीख को प्रधानमंत्री संग्रहालय में होगा। उसके बाद जो उसकी टेक्निकल सेशंस हैं वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में मल्टीपर्पज़ हॉल में होगा। चूँकि मेरा टॉपिक है कसीर-लिसानी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान और तहज़ीब, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़बान का फ़रोग़ और उसके साथ साथ उसके से जुड़ी हुई तहज़ीब, तो उसको भी हमने साथ रखा है। और ये जो कल्चर प्रोग्राम होगा ये अंसारी ऑडिटोरियम में, डॉक्टर एम ए अंसारी ऑडिटोरियम, जामिया मिलिया इस्लामिया में होगा। इसमें हमने कोशिश की है कि जो हिंदुस्तानी नज़ात के लोग जो हैं उनकी नुमाइंदगी ना होकर के जो मकामी सतह पर जो लोग जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उन्हीं को बुलाया है। एक साहब हैं सिर्फ जो लिंग्विस्टिक, चूँकि मेरा टॉपिक है कसीर-लिसानी हिंदुस्तान, जो कतर से जो आ रहे हैं, प्रोफेसर रिजवान साहब, वो काफ़ी काबिल आदमी है, कतर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वो, उनको हमने बुलाया है। उसके अलावा जो हिंदुस्तान में जो लोग हैं अलग अलग जगह पर जो 2 ज़बानों पर दस्तरस रखते हैं, क्योंकि हमने इसमें ख्याल ये रखा था कि चूँकि मौजू इस तरह का है, इसमें हमें ऐसे लोग चाहिए कि जिन लोगों की मालूमात कम से कम 2 ज़बानों यानी 2 ज़बान के अदब और 2 ज़बान पर जिनको उबूर है, उन्हें हमने इसमें मदऊ किया है। और कोशिश की है कि हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जो सूबे हैं, वहाँ से सबको नुमाइंदगी दी जाए। तो एक कोशिश रही है कि हमने वहाँ पर सबको टच किया है ताकि कौंसिल पर उनका भी हक है। दिल्ली में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उन्हें भी हमें मदऊ करो। ये वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस है तो ये जाहिर है कि ईरान के इस्लामी इनकलाब की 47वीं सालगिरह के मौके पर आलमी व सकाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद ईरान कल्चर हाउस दिल्ली में किया गया, जिसमें माहिरीन तालीम, स्कॉलर्स, तलबा और मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर कल्चरल काउंसलर डॉक्टर फरीदुद्दीन फरीद असर ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान के 47 साला दौरे हुकूमत की अहम कामयाबियों, कौमी खुदमुख्तारी, सकाफती विरसे और आलमी सतह पर ईरान के किरदार को उजागर करना था। तकरीब के दौरान नुमाइश भी लगाई गई, जिसमें इनकलाब ईरान के तारीखी मराहिल, सकाफती शिनाख्त, साइंसी तरक्की और समाजी कामयाबियों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। रुकन पार्लियामेंट हाजी मोहम्मद हनीफा जान ने ईरान की सियासी, समाजी और इल्मी पेशरफ्त पर रोशनी डालते हुए मज़ाहमत की एक
आला रोशन मिसाल करार दिया। सैंतालीस साल कामयाबियों के साल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज सारी दुनिया ये बात तस्लीम करती है कि 11 फरवरी को लाया गया उस इनकलाब ने एक वर्ल्ड ऑर्डर में नुमाया तब्दीली पैदा की। और आज उस वर्ल्ड ऑर्डर को पहले जिसे नज़रअंदाज किया गया था, जंग के ज़रिए जिसे रोकने की कोशिश की गई थी 10 साल, जिसके मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाजों के ज़रिए रोकने की कोशिश की, 47 साल का माशी बाइकआउट के ज़रिए से उसे रोकने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा वॉर अनलीश किया गया उसके ख़िलाफ़, उस सब को नाकाम करते हुए ईरान ने पिछले 47 साल में अपनी उस पोजीशन को मुस्तहकम किया है कि आज इस पूरे रीजन में, चाहे वेस्ट एशिया हो या साउथ एशिया हो, ईरान के मशवरे और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई बड़े सियासी और स्ट्रेटेजिक फ़ैसले करना तकरीबन नामुमकिन है। इस हद को आके खड़ा हुआ है कि आज यूएस जैसी फोर्सेस को ये सोचना पड़ता है 10 बार कि ईरान पर हमला करेगा तो नताइज क्या होंगे। देखिए, इमाम ख़ुमैनी का जो इनकलाब जिस तरीके से उस दौर की जो शाह हुकूमत है, जो एक ज़ालिमाना हुकूमत है, उससे ईरान के लोगों को नजात दिला के वहाँ पे एक इस्लामी इनकलाब लाए और आज उसका 47वें सालगिरह मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस सालगिरह पे पूरे ईरान के कौम, उनके उलमाए दीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनकलाब से पहले जो हालात ईरान में थे, जो एक ज़ालिमाना था, इंसानियत के ख़िलाफ़ एक रजीम था, तो इमाम ख़ुमैनी ने बहुत ही कामयाबी के साथ जो है उस रजीम को ख़त्म करके एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतंत्र और एक इंसाफ पसंद, जहाँ पे ईरान के लोग जो है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है। जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। आराम घर में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में जमीयत की जानिब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें नफरत अंगेज़ तकारीर की रोकथाम का कानून, सरकारी मुलाजमतों और सियासी मैदान व फलाही स्कीमात में मुसलमानों की मसावियाना नुमाइंदगी के अलावा मुस्लिम अक़लियतों को 80% सब्सिडी पर कर्ज की फराहमी जैसे उमूर शामिल हैं। ये याददाश्त मसाजिद के इमाम व मुअज्जिनों के एजाजिया को 12,000 रुपये करने का मुतालबा भी इस याददाश्त में शामिल था। इस प्रोग्राम में जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना के सदर मौलाना सैयद शाह एहसानुद्दीन और सेक्रेटरी पीर खलीक अहमद के अलावा जमीयत के जिम्मेदारों ने शिरकत की। तमिलनाडु में डीएमके के रुकन पार्लियामेंट कनिमोझी ने चेन्नई में पार्टी के अरकान और समाजी कारकुनान के साथ मुशावरत मीटिंग की। इस दौरान आइंदा असेंबली इलेक्शन से मुतल्लिक तैयारियों का भी जायजा लिया गया। कनिमोझी ने कहा कि चेन्नई और रियासत के दीगर हिस्सों से कई तंजीमों के नुमाइंदों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, अगरचे नशिस्तों की तकसीम की बातचीत के लिए एक बाज़ाब्ता कमेटी तश्कील नहीं की गई है। ताहम कनिमोझी ने इस बात की तस्दीक की कि कांग्रेस के साथ बातचीत की जा रही है। உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டறிந்துதான் இந்த தேர்தல் அறிக்கையை உருவாக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு பணித்திருக்கிறார்கள். அதனால் நிச்சயமாக உங்களுடைய கருத்துக்கள், மக்களோடு தொடர்ந்து பணியாற்றக்கூடிய உங்களுடைய கருத்துக்கள், உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அக்கறைகள், நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान प्लास्टिक प्रोसेसिंग का आलमी मरकज़ बनने के दहाने पर है, जिससे मुल्क के छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के शोबे के लिए तरक्की की नई राहें खुल रही है। उन्होंने हिंदुस्तानी प्लास्टिक की सनत पर जोर दिया कि वो माहौल दोस्त मसनूआत की तैयारी के लिए नए अमल को इख्तराई और तरक्की दे और साथ ही प्लास्टिक के कचरे के 100% रिसाइकलिंग के हदफ के लिए काम करे। आज प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है, इस उद्योग को मैंने देखा कि 44 अरब डॉलर 2025 में हमारा साइज रहा। 2026 में हम समझते हैं कि 47 अरब डॉलर तक जाने की संभावना है। और फ्यूचर की बात करें तो 2030 तक जब हम जाते हैं तो लगभग 64 अरब डॉलर की
इकोनॉमी हम प्लास्टिक इंडिया इंडस्ट्री में डेवलप कर पाएंगे। मेघालय के मशरकी झंटिया हिल्स जिले में एक गैर कानूनी कोयले की कान में धमाके के बाद 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर हलाक हो गए, जबकि मुतअद्दिद मजदूरों के फंसे होने का खदशा जाहिर किया गया है। पुलिस ने 16 लाशें बरामद होने की तस्दीक की है। धमाके के वक्त कान के अंदर मौजूद मजदूरों की सही तादाद का पता नहीं चल सका है। हुक्काम ने बताया कि रेस्क्यू टीम में तलाशी की कार्रवाई में मसरूफ है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात भी कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप के उस दावे के दरमियान कि हिंदुस्तान ने रूसी तेल की खरीदारी को रोकने पर रजामंदी जाहिर की है, वजारत खारजा ने जुमेरात को इस बात का इरादा किया है कि 140 करोड़ लोगों के लिए तवानाई की हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि हिंदुस्तान के तवानाई के फैसले कौमी मफाद के मुताबिक है। Insofar as India's energy security or energy sourcing is concerned, the government has stated publicly on several occasions, including me here, that ensuring the energy security of 1.4 billion Indians is the supreme priority of the government. ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ एटमी मुज़ाकरात सल्तनत ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत में जुमे की सुबह मुनक़िद होंगे। इस तनाजुर में व्हाइट हाउस के एक अहदेदार ने भी तस्दीक की है कि अमेरिका ओमान में ईरान के साथ उसके एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेगा। एक अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि ईरानियों के साथ मुलाकात बरकरार रखने का फैसला सिफारती रास्ते को महफूज रखने के लिए किया गया है। अमेरिकी नायब सदर जेरी वेंस ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा इस बात पर जोर दे चुके हैं कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। जेरी वेंस ने बताया कि ट्रंप इंतजामिया तेहरान के साथ सिफारती रास्ता जारी रखे हुए है, ताहम उसके साथ साथ फौजी ऑपरेशंस भी मौजूद रहे। हिंदुस्तान ने साल 2026 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के बाकायदा बजट के लिए 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर अदा कर दिए हैं और 47 रुकन ममालिक के ग्रुप में शामिल होकर आलमी इदारे को अपने बाकायदा बजट के वाजिबात वक्त पर अदा कर दिए। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि टीम इंडिया 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि ICC ने शेड्यूल दे दिया है, हमारी फ्लाइट बुक हो चुकी है और हम कोलंबो जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि पाकिस्तानी टीम भारत के खिलाफ लीग मैच नहीं खेलेगी। Mindset is pretty clear. अभी हमने तो मना नहीं किया है खेलने के लिए, उधर से आया है मनाई। ICC ने फिक्सचर दिया है, BCCI ने और गवर्नमेंट ने न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया है ICC के साथ खेलने के लिए। हमारी तो फ्लाइट बुक है भाई कोलंबो की, तो हम तो जा रहे हैं, बाकी दो देख ले। टीम के अंदर डिस्कशन एकदम क्लियर है। पहले 7 तारीख को मैच खेलेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली जाएंगे, उसके बाद कोलंबो जाएंगे। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखिए अगले पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर।